Hello everyone, welcome to Olive Board. In this particular video, we are going to discuss about a lot of MCQs on the finance related current affairs. So जो हमने कल finance related current affairs किए, उससे related आज हम काफ़ी सारे MCQ इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे. So it is going to be a very important topic. Let's get the discussion started. And if you want the PDF notes of this particular session or any other session that is happening on YouTube, so आप हमारी application download करके वहाँ से ये सारे PDFs भी डाउनलोड कर सकते हो. And you can download and start practicing the previous year questions as well related to all the regulatory body exams. Question number first, which bank launched the first women NRI saving account? HDFC, ICICI, State Bank of India, Axis Bank या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा. रिसेंटली एक बैंक ने इंडिया का पहला विमेन NRI सेविंग्स अकाउंट खोला है, राइट? कौन सा बैंक है इनमें से? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर विल बी बैंक ऑफ बड़ौदा. हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में समझा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस बार ये स्टेप लिया है. हाउ मच कैन एन NRI repatriate पर ईयर फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट? तो अगर NRO अकाउंट की बात करें, हमने लेक्चर में भी समझा था कि NRO अकाउंट क्या होता है. सो बैंक ऑफ बड़ौदा जो नई स्कीम लेके आए हैं उसके अंदर NRO अकाउंट के अंदर कितना लिमिट है? अप टू 5 लाख अनलिमिटेड, अप टू $1 मिलियन, $2 मिलियन, या फिर कोई भी रिपेट्रिएशन यहां से अलाउड नहीं है. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Here the correct answer will be option C, up to 1 million, that too with proper documentation. So NRO अकाउंट जो होता है आपका बेसिकली जो इनकम आप इंडिया में अर्न कर रहे हो, राइट? जो इनकम आप इंडिया में अर्न कर रहे हो उसको मैनेज करने के लिए NRO अकाउंट खोला जाता है. इनकम जैसे कि रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया. नाउ फंड्स कैन बी रिपेट्रिएटेड अप टू $1 मिलियन पर ईयर विद द हेल्प ऑफ NRO अकाउंट. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसका होना चाहिए और सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का यहाँ पे कंप्लायंस होना चाहिए, राइट? तो हमने डिस्कस किया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया था फर्स्ट वुमेन NRI सेविंग्स अकाउंट. ओके, सो इट्स डेडिकेटेड सेविंग अकाउंट फॉर NRI, दैट टू वुमेन ओनली, राइट? सो यहाँ पे हमने NRE अकाउंट की बात करी थी. तो दिस इज सुटेबल फॉर NRIs हु अर्न फॉरेन इनकम एंड वांट टू रिपेट्रिएट द फंड्स फ्रीली इनटू देयर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, राइट? ये टैक्स फ्री इंटरेस्ट का है यहाँ पे इंडिया के अंदर, और इसके अंदर आप इंडियन रुपीस के अंदर भी रख सकते हो. और NRO अकाउंट क्यों खुलता है? जो आप इंडिया से इनकम कमा रहे हो, राइट? डिजाइन फॉर NRIs विद इनकम सोर्स इन इंडिया. मान लो कोई NRI बाहर रह रहे हैं और उनका इनकम सोर्स इंडिया के अंदर भी है, सो वो क्या करते हैं? NRO अकाउंट का बेनिफिट लेते हैं यहाँ पे. और उसके अंदर लिमिट कितनी है हमारे यहाँ पे? अप टू 1 मिलियन पर ईयर, दैट टू विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, राइट? ये सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था. अगला क्वेश्चन आता है सेबी के नए IPO नॉर्म्स जो कि SME के लिए आए थे, उनसे रिलेटेड. व्हाट इज द मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट? मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब भी कुछ और होता है. सो मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए? रिक्वायरमेंट फॉर द SMEs अंडर द सेबीज न्यू IPO नॉर्म्स. सेबी के नए IPO नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पे मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए? What do you think is the correct answer here? क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए? सेबी के SME IPO न्यू नॉर्म्स के हिसाब से मिनिमम प्रॉफिट रिक्वायरमेंट को कर दिया था कि ऐसी कंपनी ही आए लिस्ट होने जो प्रॉफिटेबल हो. बेसिकली इट्स नॉट अ वैल्यूएशन गेम बट इट्स अ वैल्यू गेम, कि कौन सी कंपनी वैल्यू जनरेट कर पा रही है ओवर वैल्यूएशन, राइट? सो सेबी भी यहाँ पे यही चाहते हैं कि प्रॉफिटेबल कंपनीज आए. वाई? बिकॉज आईपीओ के अंदर पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व, राइट? आईपीओ के अंदर हमेशा पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व.
तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक मनी, जनरल पब्लिक, सेबी ने यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी का क्राइटेरिया डाल दिया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 करोड़ इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर। तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर से एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप अपने प्लेटफॉर्म को, अपनी कंपनी को क्या कर सकते हो? लिस्ट करवा सकते हो एसएमई कंपनी के आईपीओ के अंदर, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एसएमई आईपीओ इशू दैट कैन बी अलोकेटेड टू ऑफर फॉर सेल अंडर द न्यू सेबी रेगुलेशंस। ऑफर फॉर सेल क्या होता है? देखो, अगर मैं मेरी कंपनी का प्रमोटर हूं, मैं मेरी कंपनी का ओनर हूं, मैंने यहां पे मेरे शेयर्स बेचने की बात करी है, राइट? 2 बातें हो सकती है। एक तो कंपनी फ्रेश इशू लेके आ रही है, जब कंपनी फ्रेश इशू आती है तो पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है, ऑब्वियसली कंपनी नए शेयर इशू कर देगी और बदले में पैसा ले लेगी। सो दैट विल बी इन्वेस्टेड इन द दैट विल बी गेटिंग इन्वेस्टेड इन द कंपनीज न्यू प्रोजेक्ट्स, राइट? या फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर। बट इन केस दिस इज अ ऑफर फॉर सेल, दैट मीन्स प्रमोटर अपने शेयर्स सेल कर रहे हैं, सो ये पैसा प्रमोटर्स के पास जाने वाला है रादर देन कंपनी के पास जाने वाला है। इसी का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज, ज्यादा से ज्यादा कितना परसेंटेज है ऑफ एन एसएमई आईपीओ दैट कैन बी अलोकेटेड टू ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मैक्सिमम परसेंटेज क्या है? इससे ज्यादा ओएफएस नहीं होना चाहिए अंडर द न्यू सेबी रेगुलेशंस। So is it 10%, 20%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 50% या फिर 75% ऑप्शन ई? आप लोगों को क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑफर फॉर सेल यानी कि प्रमोटर अपने खुद के शेयर सेल कर रहा है, तो मैक्स टू मैक्स कितना परसेंटेज यहां पे वो सेल कर सकता है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैक्सिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए ऑफर फॉर सेल का? सो नई गाइडलाइंस के हिसाब से द करेक्ट आंसर इज 20%, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। सेबी ने क्या किया है? कैप कर दिया है ओएफएस को, क्योंकि अल्टीमेटली द एम एस की कंपनी के पास पैसा जाए, अगर प्रमोटर के पास ही पैसा जाएगा बेसिकली सारा का सारा, सो ग्रोथ कैसे आएगी, राइट? कंपनी नीड्स मनी टू ग्रो। द अल्टीमेट ऑफ एम ऑफ आईपीओ शुड बी कि पैसा आए कंपनी के पास, राइट, ग्रो करने के लिए। सो यहाँ पे सेबी ने कैप लगा दिया ऑफर फॉर सेल पे कि 20% ऑफ द टोटल इशू से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए पोस्ट लिस्टिंग। अगला क्वेश्चन, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की इन्होंने यहाँ पे बात करी है, राइट, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में सेबी ने जो प्रॉफिट बोला है 1 करोड़ का प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट दे हैव मेंशन्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पर उसका मतलब यहाँ पे एबिटा मार्जिन है। ओके, एबिटा मार्जिन। अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो डेफिनेटली आपने ये वाली टर्म सुनी होगी, एबिटा मार्जिन बोलते हैं इसको, EBITDA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी एबिटा? इस टर्मिनोलॉजी का फुल फॉर्म क्या है? सो जिन्होंने भी इनकम स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ रखा होगा, रेशियो एनालिसिस पढ़ रखा होगा, वो डेफिनेटली इसको यहां पे आंसर कर सकते हैं। So options here are option A, earning before interest, taxes, depreciation and amortization. Option B, equity based income taxation and depreciation analysis. Option C, earning before investment, taxation and debt adjustment. Option D, earning before interest, taxes, dividend and allocation. And option E, earning before interest, taxes, dividend and allocation. इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ एबिटा मार्जिन।
बेसिकली ये एक अनबायस्ड इंडिकेटर मैं कहूँगा होता है। मान लो आपकी कंपनी ने, दो कंपनीज को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, एक ने डेट ज़्यादा ले रखा है तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ज़्यादा आएगा, एक के पास फिक्स्ड एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसका डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा। ऐसे केसेस में एक अनबायस्ड टर्मिनोलॉजी निकाली गई, इबिटा मार्जिन, अर्निंग बिफोर पेइंग इंटरेस्ट, बिफोर पेइंग टैक्सेस, बिफोर अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इन चीज़ों से पहले हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो अब अगर मैं दोनों कंपनीज को एनालाइज कर रहा हूं तो इट बिकम्स गुड, राइट नाउ इट बिकम्स कंपैरेबल। व्हाई? क्योंकि अभी दोनों के अंदर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ये सब मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कंपनी ने ए ने डेट ज्यादा ले रखा हो तो उसका प्रॉफिट कम आ रहा हो सकता है कंपनी बी ने डेप्रिसिएशन बहुत सारा चार्ज कर रखा हो क्योंकि उसके पास फिक्स एसेट ज्यादा है तो उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रहा हो। सो ऐसे केसेस में उनका प्रॉफिट कंपैरेबल नहीं रहता। तो इबिटा मार्जिन इज अ अनबायस्ड टर्मिनोलॉजी जिससे आप क्या कर सकते हो, अपना प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर कर सकते हो अपने फिक्स्ड ऑब्लिगेशन से पहले, राइट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और ये सारे ही फिक्स्ड नेचर के खर्चे माने जाते हैं, राइट। सो इसी टर्मिनोलॉजी का यूज हुआ था बेसिकली आपके उस सर्कुलर के अंदर। व्हाट इज द मिनिमम पोस्ट इशू कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर एन एसएमई आईपीओ। अभी एसएमई आईपीओ अगर किसी पर्टिकुलर एसएमई कंपनी को लाना है तो मिनिमम पोस्ट इशू कैपिटल क्या होनी चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं यहाँ मेन बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, दो तरीके के आईपीओ होते हैं, एक मेन बोर्ड और एक एसएमई, हम बात करेंगे उसके बारे में भी। अभी फिलहाल एसएमई आईपीओ के केस की बात कर रहा हूँ। तो मिनिमम पोस्ट इशू कैपिटल आफ्टर द आईपीओ कितना होना चाहिए एटलीस्ट? इज इट 5 करोड़, ऑप्शन बी 10 करोड़, ऑप्शन सी 15 करोड़, ऑप्शन डी 20 करोड़, या फिर ऑप्शन ई 25 करोड़? क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 करोड़। सो सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से मिनिमम पोस्ट इशू कैपिटल शुड बी 10 करोड़। ओके, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेटिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ एसएमई आईपीओज? अगर एसएमई का आईपीओ आया है तो ऑफर डॉक्यूमेंट की वेटिंग होती है। वेटिंग मतलब चेकिंग। वो चेकिंग कौन करने वाला है? सेबी खुद करने वाले हैं, आरबीआई करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक एसएमई आईपीओ की ऑफर डॉक्यूमेंट की वेटिंग कौन करता है? उसकी वेटिंग से भी नहीं करता है, स्टॉक एक्सचेंज करता है। ओके, तो जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्ट होने वाला है पर्टिकुलर एसएमई आईपीओ, वो पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज ही उसकी वेटिंग करने वाला है, राइट। सो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट चॉइस। व्हाट इज द लॉक इन पीरियड फॉर द प्रमोटर शेयर होल्डिंग? प्रमोटर की शेयर होल्डिंग का लॉक इन पीरियड कितना होने वाला है एक्सीडिंग द मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी एसएमई आईपीओ के केस में? एसएमई आईपीओ के केस में यहां पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग का लॉक इन कितना होने वाला है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? क्या लगता है आप लोगों को, क्या लॉक इन डाला है? या तो कोई लॉक इन है ही नहीं, या फिर फुली लॉक्ड इन है फॉर 1 ईयर, 50-50% करके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का लॉक इन आता है, थर्ड ईयर तक लॉक इन है, या फिर 50% फॉर 6 मंथ्स का क्राइटेरिया और 50% 1 ईयर का क्राइटेरिया? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए यहां पे? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 50% फॉर द सेकेंड ईयर। व्हाट इज द मैक्सिमम अलोकेशन अलाउड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जीसीपी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस,
in an SME IPO under the SEBI's revised norms. मैक्सिमम अलोकेशन कितना होना चाहिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का? सो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15% ऑफ द इशू और 10 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो ये लोअर कैप यहां पे दे रखी है 15% पूरे इशू का या फिर 10 करोड़ विच एवर इज लोअर, उतना ही आपका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर जाने वाला है, राइट। सो हमने कल ही बात करी थी, सेबी ने नए एसएमई आईपीओस को इंप्लीमेंट किया है, दैट टू विथ प्रॉफिटेबिलिटी मैंडेट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कमाना जरूरी है, ऐसा नहीं कि हर कोई आके अपना आईपीओ लेके आ जाएगा, जो चलता आ रहा था पहले। छोटी मोटी कंपनी भी अपना आईपीओ लेके आ जा रही थी जिनका प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं है। सो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बहुत ही कोर फोकस रखा गया है, क्योंकि रिसेंटली हमने काफी सारे ऐसे बिजनेसेस देखे जिनका कोई बिजनेस मॉडल डिफाइंड नहीं होता है, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पाती है, बस वो एक वैल्यूएशन गेम चल रहा होता है एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को कर्ब करने के लिए, ताकि पब्लिक का मनी सेफ रहे, सिक्योर रहे, यहाँ पे 1 करोड़ का अगर 3 साल, पिछले 3 साल के अंदर से 2 साल एटलीस्ट 1 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे आना चाहिए, तभी आप एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो पाओगे। ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी डाली गई थी, राइट। अभी प्रॉफिट का क्या मतलब होता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, इबिटा मार्जिन है, ईबीआईटी है, ईबीटी है, ईएटी है, इतने सारे तरीके के प्रॉफिट होते हैं, राइट। किसी दिन मैं आपको ये इनकम स्टेटमेंट भी डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप ये पूरा इनकम स्टेटमेंट का फ्लो समझना चाहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। भले ही आप सेबी का एग्जाम दे रहे हो, आप आरबीआई का एग्जाम दे रहे हो, डजंट मैटर, नाबार्ड का फाइनेंस एग्जाम दे रहे हो, डेफिनेटली ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से भी और रेशियो एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से भी। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा इनकम स्टेटमेंट का फ्लो कवर करूं, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं डेफिनेटली एक डेडिकेटेड इस पे वीडियो बना सकता हूं, जहाँ पे मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, राइट। तो नेट सेल्स होता है, देखो सबसे पहले नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड हटा देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से यू कैन नाउ डिडक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज, लाइक इंटरेस्ट, राइट, सॉरी नॉट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी डिडक्ट लेटर ऑन, सैलरीज हो गया आपका, स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, लाइट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस व्हेनेवर यू आर डूइंग बिजनेस, राइट। वो आ जाता है आपका इबिटा, इसको बोलते हैं इबिटा, मतलब अर्निंग बिफोर पेइंग इंटरेस्ट, बिफोर पेइंग टैक्सेस, बिफोर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये सब अभी पे करना बाकी है, आप देख सकते हो ये सारी चीजें हमने नीचे पे करी है, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, टैक्सेस हो गया, ये सब हमने बाद में पे किया है। ये जो प्रॉफिट है ये सब कुछ पे करने से पहले का प्रॉफिट है, इसको हम लेंगे बेस एसएमई आईपीओ के केस में और देखेंगे कि 1 करोड़ का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एटलीस्ट 2 ईयर्स के अंदर इन द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, ओके। सो वहां पे ऑफर फॉर सेल यानी कि प्रमोटर जो अपना शेयर होल्डिंग बेचता है उसके ऊपर भी 20% का कैप लगा दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट, 20% का यहाँ पे कैप लगा दिया गया है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग पे लॉक इन भी लगाया है 50% 1 साल के लिए और रिमेनिंग 50% आफ्टर 2 ईयर्स, राइट। मिनिमम एप्लीकेशन साइज, यूज ऑफ आईपीओ प्रोसीड्स और ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड भी काफी सारे यहाँ पे रूल्स लेके आए हैं। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस अलोकेशन, तो अगर आपको कोई एक्सपेंस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए अलोकेट करना है तो 15% ऑफ टोटल साइज ऑफ द इशू और 10 करोड़ विच एवर इज लोअर, इनसे ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते हो, 10 करोड़ के ऊपर तो भूल ही जाओ, जा ही नहीं सकते। और अगर टोटल इशू ही छोटा है तो उसका 15%, राइट। इन दोनों में से जो भी लोअर है वो आप यहाँ पे लेने वाले हो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी काफी सारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आए थे, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आई थी, वो भी हमने डिस्कस किए थे। और हमने डिस्कस किए थे कि मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ में क्या फर्क होता है। सबसे मेन फर्क क्या होता है, एक तो पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल जो आपकी मेन बोर्ड में होती है वो मिनिमम ही 10 करोड़ होती है, 10 करोड़ के नीचे वाले तो आ ही नहीं सकते। एसएमई में वो मिनिमम 1 करोड़ की होती है और मैक्सिमम 25 करोड़ की होती है। अगर 25 करोड़ का थ्रेशोल्ड आप क्रॉस कर चुके हो तो फिर आप मेन बोर्ड में चले जाओ, एसएमई से आप मेन बोर्ड में चले जाओ, अब आप एसएमई में नहीं रह सकते हो। वेटिंग के बारे में भी हमने देखा था, वेटिंग मतलब चेकिंग होता है, मेन बोर्ड का है तो सेबी खुद करता है ऑफर डॉक्यूमेंट का चेकिंग, और एसएमई का है, एसएमई कंपनी का है तो वो सेबी नहीं करता, स्टॉक एक्सचेंज करता है, ओके। Which institution signed an MOU memorandum of understanding with Tata Capital Limited to strengthen the MSME finance?
इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन ने टाटा कैपिटल के साथ एक एमओयू साइन किया है एमएसएमई फाइनेंसिंग के ऊपर? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं कहूँगा, राइट? इट्स टू इजी आंसर करने के लिए, जिसने नहीं भी पढ़ा है वो भी इसको आंसर कर सकता है, बिकॉज द ऑप्शंस आर क्वाइट स्ट्रेट, राइट? द ऑप्शंस आर क्वाइट स्ट्रेट. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सिडबी हो जाएगा, जो कि एक AIFI है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. इट स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि SME को ही प्रमोट करने के लिए बनाया गया एक AIFI है, राइट? आप सभी जानते हैं इंडिया के अंदर 5 AIFI है, उसमें से सिडबी भी पार्ट है. सो सिडबी ने एक MOU साइन किया था यहाँ पे फेडरल बैंक के साथ MSME फाइनेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स लिए थे जिनके बारे में हमने डिस्कस भी किया था. अगला क्वेश्चन, HDFC बैंक लॉन्च विच प्रोजेक्ट टू सपोर्ट द IAF वेटरन्स? क्या लगता है आप लोगों को, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डिटेल में हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी है रेगुलर क्लास के अंदर यूट्यूब पे ही. इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट HKK. सो दिस प्रोजेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय HDFC बैंक टू सपोर्ट इंडियन एयरफोर्स वेटरन्स, राइट? IAF के वेटरन्स को सपोर्ट करने के लिए, उनको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए और बेनिफिट्स देने के लिए ये पर्टिकुलर लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट को. अच्छा, CSR का फुल फॉर्म क्या होता है? दिस इज वेरी स्ट्रेट, दिस इज वेरी सिंपल. CSR एक्टिविटीज होती है, राइट? हर ऑर्गेनाइजेशन को CSR एक्टिविटीज करनी पड़ती है. कंपनीज एक्ट में इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन भी है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSR एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? क्या लगता है आप लोगों को? जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर. ऑप्शन ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी स्टेक होल्डर रेगुलेशन, कंज्यूमर सेफ्टी रेगुलेशंस, कॉर्पोरेट सेविंग्स एंड रिजर्व्स, कंपनी सिक्योरिटी रिजर्व्स. बहुत ही स्ट्रेट है आंसर, और सही आंसर है ऑप्शन ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? हर कंपनी का एक कमिटमेंट होना चाहिए सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के वेलबींग के लिए एंड ऑल. सो दैट इज नथिंग बट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाउ मच CSR स्पेंडिंग इज मैंडेटरी फॉर एलिजिबल कंपनीज इन इंडिया? अगर आप एलिजिबल कंपनीज इन इंडिया के अंदर आते हैं, कितना परसेंटेज आपको CSR एक्टिविटीज के लिए स्पेंड करना पड़ेगा? कितना परसेंटेज आपको यहां पे CSR एक्टिविटीज के लिए स्पेंड करना पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक गाइस इज द करेक्ट चॉइस? Here the correct option will be option B, 2% of the average net profit of last 3 years. तो लास्ट 3 साल के आप प्रॉफिट्स ले लो, उनका एवरेज कर लो, उसका 2% निकाल लो, कम से कम उतना तो आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा फॉर सोशल पर्पस, फॉर एनवायरमेंटल पर्पस, राइट? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR, राइट? तो हमने पढ़ा था HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट HKK लॉन्च किया था टू सपोर्ट द IAF, यानी कि इंडियन एयरफोर्स वेटरन्स को.
यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी कि कैसे उनको सपोर्ट किया जाएगा और उसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है। उसी में हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी डिस्कस किया था कि कंपनी का कमिटमेंट टू ऑपरेटिंग एन इकोनॉमिकली, सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर, ऐसी जगह खर्चे किए जाएं कंपनी की तरफ से, कंपनी के प्रॉफिट्स में से, जो एनवायरनमेंट को एनकरेज करे, सोसाइटी को एनकरेज करे। और हमने ESG नॉर्म्स के बारे में भी काफ़ी बार डिस्कस किया था, एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस नॉर्म्स के बारे में भी, जो सेबी लेके आया था, राइट। सो ये इसका आइडिया बियॉन्ड प्रॉफिट मेकिंग जाता है, ये एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस करता है, एम्फेसाइज करता है, उसको एनकरेज करता है, राइट। हमने ये भी डिस्कस किया था। CSR का फ्रेमवर्क सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आता है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज अ इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट का CSR का सेक्शन है। इन कंपनीज को ये मैंडेटरी होता है, राइट। सो दैट मच वी हैव डिस्कस्ड। कितना इसका अमाउंट होता है, तो एटलीस्ट 2%, कम से कम 2% आप अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का CSR एक्टिविटीज की तरफ लगाओ। और एवरेज कैसे लेना है, तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट आप एवरेज कर सकते हो, उसका 2%, ओके। क्या क्या परमिसेबल है, तो वो भी हमने डिस्कस किया था, क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे CSR के अंदर परमिसेबल होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन मेजर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा एक लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने का मेजर नहीं है, ओके। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा मेथड इनमें से एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का मेथड नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख के ही समझ में आ जाएगा, आप लोगों को ऑप्शंस रीड करके ही समझ में आ जाएगा। बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन, पहला ऑप्शन ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेकंड रेपो रेट रिडक्शन, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, राइट, VRR ऑप्शन भी कहते हैं जिसको हम, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, या फिर SLR को इंक्रीज करना। ऑब्वियसली SLR को इंक्रीज करने की वजह से लिक्विडिटी इन्फ्यूज नहीं होगी बल्कि कम हो जाएगी, राइट। ऑप्शन E हियर इज नॉट अ मेजर ऑफ इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी, तो यहाँ पे ऑप्शन E करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस। What do you mean by open market operation? Again a straight question. अभी OMO के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन भी किया था एक पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर, राइट। सो यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस कुछ नहीं, आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही है इन द ओपन मार्केट बाय द RBI। ऑप्शन A इज द करेक्ट चॉइस हियर। इससे RBI क्या करता है, रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को, राइट। RBI रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को। अगर मनी सप्लाई कम होती है तो क्या करता है RBI, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर लेता है, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। बाय करेंगे RBI तो क्या करना पड़ेगा, क्या पैसा डालना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा, राइट। सिक्योरिटी लिए तो पैसा दोगे, सो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी एनहांस हो जाएगी। और अगर रिवर्स होता है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है, तो RBI क्या करते हैं, सेल कर देते हैं ओपन मार्केट के अंदर टू एब्जॉर्ब दी एक्सेस लिक्विडिटी।
राइट। तो आरबीआई ने अभी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन अनाउंस किया था, तो वहाँ पे उन्होंने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के ऑक्शन के थ्रू यहाँ पे 60,000 करोड़ का भी इन्फ्यूजन करने का एफर्ट किया था, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट, और हमने बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें भी डिस्कस करी थी। अगला आता है, द फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च द डिजिटल फुटप्रिंट बेस्ड क्रेडिट असेसमेंट। डिजिटल फुटप्रिंट्स, आप इंटरनेट पे अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ते हो, राइट। आपके बैंक ट्रांजैक्शंस, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, हर चीज़ आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स में आती है। सो फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एक डिजिटल फुटप्रिंट बेस्ड क्रेडिट असेसमेंट मॉडल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। ऑप्शन सी एमएसएमई, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर डिजिटल लेंडिंग स्टार्टअप्स। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? क्या इसका करेक्ट आंसर यहां पे होना चाहिए? द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी, एमएसएमई। ओके, तो ये एमएसएमई के लिए एक डिजिटल फुटप्रिंट बेस्ड क्रेडिट असेसमेंट आया था, राइट। तो हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। ये बेसिकली एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए है, और ये सारे रिस्क असेसमेंट के मेजर्स हो सकते हैं, इसकी भी हमने बात डिटेल में कर ली थी। अगला आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TREDS, ट्रेड्स, राइट। ट्रेड्स का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही सिंपल, जिसने पढ़ रखा है उसके लिए यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। जिसने नहीं पढ़ रखा है उसके लिए सिंपल क्वेश्चन भी डेफिनेटली डिफिकल्ट हो ही जाता है। ओके, सो ट्रेड्स का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है? प्लीज रीड द ऑप्शंस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। देखो, ट्रेड्स एक आरबीआई रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म होते हैं जो अनेबल करते हैं एमएसएमई को कि उनका पेमेंट्स, जो रिसीवेबल्स होते हैं, जो डेटर्स होते हैं, राइट, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। डेटर्स को वी कॉल इट एज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इससे क्या होता है? उनकी डिस्काउंटिंग हो जाती है। मान लो मैं किसी से 1 लाख रुपीज मांगता हूं, वो मेरे डेटर है। मिस्टर ए से मैं 1 लाख रुपीज मांगता हूं, वो मेरे डेटर है। अभी वो मुझे 3 महीने बाद पैसा देने वाले हैं। सो हाउ कैन आई इमीडिएटली रिसीव द मनी? तो ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के थ्रू, ट्रेड सिस्टम के थ्रू डिस्काउंटिंग हो सकती है। मतलब उस 1 लाख की जगह मुझे कोई 96-95,000 आज के आज ही दे देगा। ड्यू डेट पे वो डायरेक्टली वहां से पैसा कलेक्ट कर लेंगे, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएलआई? रिसेंटली हमने यूएलआई रिलेटेड भी कुछ पढ़ा था कल ही के वीडियो में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएलआई हियर? क्या लगता है आप लोगों को, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। ओके, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। So basically it's a system designed to streamline and standardize digital lending processes for better efficiency and accessibility.
व्हाट इज द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क? यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का क्या मतलब है, ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट? व्हाट इज द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क? इज इट अ सिस्टम दैट अलाउज बिजनेसेस टू शेयर फाइनेंशियल डेटा सिक्योरली विद द लेंडर्स, या फिर एक न्यू आरबीआई डायरेक्टिव है टू रेगुलेट द कमर्शियल बैंक्स, अ डिजिटल टूल फॉर ट्रैकिंग टैक्स पेमेंट्स, मैकेनिज्म फॉर बैंक टू स्टोर कस्टमर बायोमेट्रिक डिटेल्स, या फिर अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन? अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है? बहुत ही सिंपल आंसर इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या आपका ओपिनियन है। The correct answer here is option A, a system that allows businesses to share financial data securely with the lenders, right? तो ये पूरा एक फ्रेमवर्क बना हुआ है जहां पे फाइनेंशियल डेटा सिक्योरली विथ लेंडर्स तक शेयर किया जाता है। व्हाट इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स? तो ये आरबीआई का एक इनिशिएटिव है, राइट? आप सभी जानते हैं एक आरबीआई का इनिशिएटिव है, किससे रिलेटेड है? जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। सो ये सारी चीजें हमने एक ही पर्टिकुलर न्यूज के अंदर डिस्कस करी थी। यूएलआई हो गया, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हो गया एंड ऑल। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का करेक्ट आंसर है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जहां पे फिनटेक कंपनी टेस्ट कर सकती है अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, राइट? सो यूएलआई ट्रेड्स और अकाउंट एग्रीगेटर और सैंडबॉक्स के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी। एसबीआई लॉन्च्ड एसबीआई अस्मिता फॉर विच पर्पस? तो इसका पर्पस क्या है बेसिकली? इज इट अ डिजिटल पर्सनल लोन फॉर वुमेन का प्लेटफॉर्म, या फिर कोलेटरल फ्री एसएमई लोन्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग स्कीम है, हाउसिंग लोन्स फॉर वुमेन एम्प्लॉय है, या फिर एग्रीकल्चर लोन फॉर रूरल वुमेन है? क्या इसका करेक्ट आंसर है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? What should be the correct answer here? यहां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट्स अ कोलेटरल फ्री एसएमई लोन फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर। तो ये नया एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, स्कीम लॉन्च किया है एसबीआई ने, जहां पे कोलेटरल फ्री एसएमई लोन्स मिल जाते हैं फॉर विमेन एम्प्लॉइज एंटरप्रेन्योर्स, राइट? Why has the RBI initiated a review of derivative exposure in the bank? तो आरबीआई ने अभी रिसेंटली डेरिवेटिव एक्सपोजर अक्रॉस काफी सारे बैंक्स को लॉन्च किया है, एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? बहुत ही स्ट्रेट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ऑब्वियसली अभी इंडसइंड बैंक के अंदर काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज फाउंड मिली थी, काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज मिली थी इन दी डेरिवेटिव अकाउंटिंग। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आरबीआई ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट? हमने इसके बारे में बहुत ही डिटेल में समझा भी था। नेक्स्ट इज व्हाई डिड एचडीएफसी बैंक रीपर्चेज 7,000 करोड़ वर्थ हाई कॉस्ट बॉन्ड्स? एचडीएफसी बैंक ने रिसेंटली रीपर्चेज किए हैं 7,000 करोड़ वर्थ ऑफ हाई कॉस्ट बॉन्ड्स को। क्यों यहां पे रीपर्चेज किया गया? उसका मेजर रीजन क्या है, ड्राइव क्या करता है? टू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, या फिर टू रिड्यूस द बैंक्स credit deposit ratio, or is it to increase its lending capacity for SME, to comply with the Basel III capital requirements, or to reduce its non-performing assets? क्या इसका करेक्ट आंसर है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस द बैंक्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। ये मर्जर होने के बाद से यहाँ पे इसका क्रेडिट डिपॉजिट रेशो थोड़ा एलिवेट हो गया था, तो आरबीआई ने बैंक को एडवाइस किया था कि इसको कंट्रोल में लेके आइए, इसीलिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे रीपर्चेस किया है बॉन्ड्स का, जो कि हाई कॉस्ट बॉन्ड्स है, फिर भी रीपर्चेस करना यहाँ पे पड़ा है टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस, राइट। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, और इस क्वेश्चन के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क और आरबीआई इनोवेशन हब के बारे में भी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसे ही हम क्वेश्चंस करते करते काफी सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो गए, कभी कभी कॉन्सेप्ट्स हो गए, जैसे आज हम कॉन्सेप्ट्स लेने वाले हैं, तो वी प्रैक्टिस सो मेनी थिंग्स इन दिस सीरीज, राइट। सो व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, क्या लगता है आप लोगों को स्टैगफ्लेशन क्या होता है? Option A, period of high inflation with high economic growth. A situation where only wages increase but inflation remains low. Combination of stagnant economic growth with high inflation या फिर phase of rapid economic expansion, ताबड़तोड़ expansion हो रहा है. A period of deflation and low interest rate. What should be the correct answer? Please do let me know in the comment section, and then we'll be discussing about some of the concepts related to RBI regulatory framework. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी नहीं हो रही है और हाई इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, राइट। अभी ये थोड़ा सा एक एनॉमली है, राइट। ये कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन हाई होता है जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, पर ये उल्टा हो रहा है यहाँ पर, राइट। दिस इज स्टैगफ्लेशन, राइट। तो हमने समझा भी था स्टैगफ्लेशन क्या होता है और उसके क्या इंपैक्ट होने वाले हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम न्यू टॉपिक्स, आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में और आरबीआई इनोवेशन हब के बारे में। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, क्योंकि आपको फिनटेक रिलेटेड टॉपिक से, डिजिटल पेमेंट रिलेटेड टॉपिक से अपडेटेड रहना है। बेसिकली फिनटेक के अंदर कोई भी टॉपिक है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के कोर्स में भी है, यू कैन चेक योर सिलेबस। आरबीआई का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, अभी पहले बात करते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की जरूरत क्या पड़ी। तो काफी सारी फिनटेक कंपनीज थी जो अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करनी चाहती थी रियल डेटा से, राइट। एक प्लेटफॉर्म नहीं था उनके पास, बिकॉज देयर आर सो मेनी रेगुलेशंस दैट दे नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू हिट द फ्लोर इफ दे वांट टू हिट द ग्राउंड। तो उनको बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे स्टार्ट करने से पहले अपना ऑपरेशंस। वो रेगुलेशन करते करते ही वो खत्म हो जाते थे, काफी लोग रेगुलेशंस में ही पूरे कॉम्प्लेक्स होकर रह जाते थे। उसके लिए आरबीआई ने यहाँ पर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लॉन्च किया, राइट। इट वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2019. दिस अलाउज द एलिजिबल एंटिटीज टू टेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। कंट्रोल भी बना रहे, बहुत ज्यादा रेगुलेशंस भी ना आए, तो एलिजिबल एंटिटीज क्या कर सकती हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकती है, दैट टू इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। आरबीआई का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कब इंस्टेब्लिश हुआ था? एक वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन की वजह से यहाँ पे इंस्टेब्लिश हुआ था ऑन फिनटेक एंड डिजिटल बैंकिंग। सो इट वाज सेट अप बाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की सब कमेटी FSDC-SC। पर्पस क्या है? सो दिस अलाउज बिजनेसेस टू टेस्ट देयर प्रोडक्ट्स एंड मॉडल्स विदाउट फुल स्केल रेगुलेटरी कंप्लायंस। अगर मैं कुछ फिनटेक रिलेटेड प्रोडक्ट, अगर मैं एक एलिजिबल एंटिटी हूं, मेरे पास एक फिनटेक रिलेटेड प्रोडक्ट है, मैं उसको इस फ्रेमवर्क पे टेस्ट कर सकता हूं, दैट टू विदाउट फॉलोइंग फुल स्केल रेगुलेटरी कंप्लायंस। थोड़ी बहुत कंप्लायंस करके, मेजर कंप्लायंस यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, ताकि एटलीस्ट आप अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ वर्क यहाँ पे टेस्ट कर पाओ बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ओके, इट हेल्प्स बिजनेसेस इवैल्यूएटिंग देयर प्रोडक्ट्स वायबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक इफेक्ट की इसका टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट आने वाला है। आप सभी जानते हैं जो न्यू एज टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, उतना उनका कितनी बार इंपैक्ट खुद ही कंपनीज को नहीं पता होता है, रियल टाइम टेस्टिंग करते करते ही उसका एंड गोल मिलता है, राइट। सो दिस इज एन अमेजिंग फ्रेमवर्क। यूजर्स ऑफ द सैंडबॉक्स कैन टेस्ट द प्रोडक्ट्स वायबिलिटी विदाउट द नीड ऑफ लार्जर एंड एक्सपेंसिव रोल आउट। बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करने की नीड यहाँ पे नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पे। फिनटेक प्रोवाइड सॉल्यूशंस कैन
फर्दर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब आरबीआई ये सब क्यों करता है? तो ऑब्वियसली फिनटेक प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट यूपीआई हैज मेड इन द लास्ट 5 to 10 years। क्या 5 years के अंदर पिछले क्या इम्पैक्ट आया है यूपीआई का, अगर आप देखोगे राइट पिछले 4-5 सालों में, तो आपको पता चल जाएगा कि एक फिनटेक प्रोडक्ट कितना डिसरप्टिव होता है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को कहां पे पहुंचा दिया, राइट। Areas that can potentially get a thrust from the regulatory include microfinance, innovative small savings, micro insurance products, remittances, mobile banking and digital payments। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इस पर्टिकुलर सैंडबॉक्स का अच्छा खासा यूज हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बैंक है, राइट, अ बैंक में अलाउ फिनटेक कंपनी टू टेस्ट न्यू प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरफेस सिमिलर टू अ सीबीएस। अगर मेरा प्रोडक्ट है, मैं एक फिनटेक कंपनी हूं, मैं तो उसको बैंक के सीबीएस पे टेस्ट करना चाहता हूं कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पे कैसा चलेगा। सो मैं वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर, एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर टेस्ट कर सकता हूं, जहां पे मुझे रेगुलेशंस नहीं फॉलो करने पड़ेंगे या बहुत नेग्लिजिबल फॉलो करने पड़ेंगे। मुझे एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, बेस दिया जाएगा, ताकि मेरा प्रोडक्ट टेस्ट किया जाए, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, ऐसे ही नहीं कि बिना स्ट्रक्चर के हो गया, एक फेस्ड आउट मैनर में होता है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, आप एप्लीकेशन सबमिट करो, आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी कि आप कैपेबल भी हो कि नहीं हो बेसिकली रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर टेस्ट करने के लिए। टेस्ट डिजाइन, फिर एप्लीकेशन असेसमेंट, फिर आपका टेस्टिंग फेज आता है और लास्ट में आपका इवैल्यूएशन और एग्जिट आता है। ओके, तो आरबीआई ने इसके टाइमलाइन के साथ भी चेंज किया गया था, राइट। सो 9 months की जगह 9 months कर दिया था, पहले 7 months हुआ करता था, उसको बढ़ा के आरबीआई ने क्या कर दिया था, 9 months कर दिया था इस टाइमलाइन को। अच्छा, आप समझना, आरबीआई का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक बहुत ही बढ़िया अप्रोच है, राइट, जहां पे फिनटेक कंपनीज काम कर सकती हैं, पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, प्राइवेसी रीजंस की वजह से इन पर्टिकुलर चीजों की टेस्टिंग आरबीआई सैंडबॉक्स के अंदर अलाउ नहीं होती है। ऐसी फिनटेक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो इन चीजों को टारगेट करे, उन पे आप आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर जाके टेस्टिंग नहीं कर सकते हो। द लिस्ट इज हियर, क्रेडिट रजिस्ट्री, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट्स और सर्विसेज, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, सेटलिंग in cryptocurrency assets, initial coin offering, chain marketing services or any other product or services which is banned by government or any regulator in the India। इन चीजों के अंदर आप नहीं टेस्टिंग कर सकते हो ऑब्वियसली। कुछ रेगुलेशंस जो रिलैक्स नहीं किए जाएंगे, कस्टमर प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन, या डेटा के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज कर दें, राइट, तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सिक्योर स्टोरेज ऑफ एक्सेस टू और पेमेंट डेटा ऑफ द स्टेक होल्डर्स, सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, राइट, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस, इन सब चीज़ों को रिलैक्स नहीं किया जाएगा। इनको ही रिलैक्स कर दिया तो यहाँ पे फ्रॉड एरर्स होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ सकते हैं, डेटा ब्रीच के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो ऑब्वियस ही बात है, इन रेगुलेशंस को रिलैक्स नहीं किया जाएगा, बाकी सब माफ है, पर सब्जेक्ट टू दिस लिस्ट। ओके, ये था हमारा आरबीआई का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का फ्रेमवर्क। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का फ्रेमवर्क होता क्या है। अभी बात करते हैं आरबीआई इनोवेशन हब की, जिसको हम आरबीआईएच भी बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड के सेंट्रल बैंक्स फिनटेक के अंदर इनोवेशन लेके आ रहे थे, राइट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रहे थे, इंक्लूडिंग द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS। अगर आपको पता है BIS क्या होता है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि BIS क्या चीज होती है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का काम क्या होता है। हम इसको डेफिनेटली किसी और वीडियो के अंदर कभी और डिस्कस करेंगे। ओके, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है BIS को लेके। आरबीआई ने भी इंस्पायर होकर सेटअप किया RBIH टू फॉस्टर इनोवेशन थ्रू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अनाउंसमेंट कब हुआ इसका? अगस्त 2020 की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर इसका अनाउंसमेंट हुआ। यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 8। वहां पे सारे एनजीओज और नॉन प्रॉफिट वाली जो कंपनीज होती है, जिनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस को डेवलप करना होता है, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेती है सेक्शन 8 कंपनी में। ओके, इनिशियल तो आरबीआईएच ने भी यहीं पे रजिस्ट्रेशन लिया, क्योंकि इनका इनोवेशन मेन पर्पस था, प्रॉफिट कमाना इज नॉट द पर्पस।
इनिशियल कैपिटल इनकी 100 करोड़ की थी और यहाँ पे इंडिपेंडेंट बोर्ड चेयर्ड बाय श्री सेनापति जी यहाँ पे इसको चालू किया गया था, राइट। मैंडेट ऑफ फिनटेक डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल है, राइट। सो उनने सीबीडीसी पे भी बहुत काम किया है, एनबीएफसी P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स, ये सारी चीज़ों पे भी काम किया है। सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी जिसको हम रेग टेक बोलते हैं आजकल, राइट। जैसे एड टेक होता है वैसे रेड टेक भी होता है जो रेगुलेटरी चीज़ों पे फोकस करता है। और फिनटेक डिपार्टमेंट के अंदर अभी कौन हेड है? पी वासुदेवन है। आरबीआई इनोवेशन एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की। ये इनके सीईओ कौन है? मिस्टर राजेश बंसल हैं अभी फिलहाल, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब एनकरेजेस द फिनटेक स्टार्टअप्स को एनकरेज करना, राइट। कटिंग एज फाइनेंशियल सॉल्यूशन बनाने के अंदर प्रमोट करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को। जब भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें आती है डेफिनेटली फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत अमेजिंगली बढ़ता है। आप यूपीआई देख सकते हो, डेटा देख सकते हो यूपीआई का। एनहांसिंग कोलैबोरेशन, तो बैंक्स, एनबीएफसी, स्टार्टअप्स, रेगुलेटर्स, अकेडमिया, इन सब के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ाने का एक कनेक्टर पॉइंट बनता है, राइट। टेस्टिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एआई, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स। इन फाइनेंस डोमेन अगर आपको इन सारी टेक्नोलॉजीज की टेस्टिंग करनी है, आप सभी ने देखा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट आ रहा है इंडिया पे, पूरे वर्ल्ड में। यूएस ने तो बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व तो बना के रख दिया है। एंड प्रोवाइडिंग द पॉलिसी रिकमेंडेशन, उस पर पॉलिसीज को रिकमेंड करना आरबीआई को क्या क्या करना चाहिए। दीज ऑल थिंग्स आर कवर्ड अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब। की इनिशिएटिव ऑफ सब सर किया क्या है ये भी तो बताओ, राइट। तो सचेत इनिशिएटिव लिया है, एआई ड्रिवन फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्शन हो जाता है इसमें। डिजिटल लेंडिंग पायलट, सो प्रमोटिंग एथिकल डिजिटल लेंडिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना बट इन एथिकल वे। रेगुलेटरी कंप्लायंस का ऑटोमेशन करना एआई को यूज करके। और सीबीडीसी जो कि अभी तक सबसे इफेक्टिव यहाँ पे प्रूव हो रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, राइट। ये सब के अंदर आरबीआईएच का बहुत ही बड़ा रोल है, राइट। सो आज हमने काफी सारे एमसीक्यूज किए फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स पे, उसके बाद हमने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पढ़ा और हमने आरबीआई का इनोवेशन हब भी पढ़ लिया। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, आपके लिए लर्निंग सेशन रहा होगा। अगर डेफिनेटली रहा है तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है और आपको सेशन कैसा लगा ओवरऑल। सो डू शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी so that I can better your experience. Okay, I can make your experience better. So thank you so much. Bye bye. See you in some other video.